नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट भी है जिसे हम ऑन द रडार के नाम से आपके सामने रखते हैं। इसके जरिए हम आपके सामने ऐसी खबरें रखते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। इस हफ्ते मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें थी कि टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये में 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राहत मिल सकती है। इसमें 50% की ब्याज की रकम और 100% पेनल्टी को माफ करने के ऊपर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में शामिल था। अगर ऐसा हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया के 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और एयरटेल के एजीआर बकाये में करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास की कमी हो सकती है। साथ ही साथ टाटा टेली के एजीआर बकाये में भी करीब 14,000 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, दिसंबर 2024 में सरकार ने स्पेक्ट्रम बकाये के लिए बैंक गारंटी जमा करने की शर्त से भी छूट दे दी थी। 20 जनवरी जब यह खबर आई तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 10 रुपए 47 पैसे का हाई लगाने के बाद 9% से ज्यादा की बढ़त के साथ 9 रुपए 95 पैसे पर और टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड यानी टीटीएमएल के शेयर में 13% से ज्यादा की बढ़त के साथ 80 रुपए 45 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 21 जनवरी को खबर थी कि वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली ने सफाई जारी करी है और उन्होंने कहा है कि एजीआर में राहत को लेकर सरकार से फिलहाल इन दोनों कंपनियों को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। साथ ही वोडाफोन आइडिया को लेकर खबर यह भी थी कि वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने 1100 करोड़ रुपए का रिफंड लौटाने का आदेश दिया है और ये आदेश जो है वो इनकम टैक्स विभाग को दिया गया है, जिसके बाद 21 जनवरी को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 6% की कमजोरी के साथ 9 रुपए 36 पैसे पर डे लो के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बजाज फाइनेंस ने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये प्लेटफॉर्म भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। करार के जरिए बजाज फाइनेंस की एयरटेल के ग्राहकों तक पहुंच बढ़ती हुई दिखेगी और एयरटेल के 37 करोड़ ग्राहकों तक बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स की पहुंच होती हुई नजर आएगी। शुरुआत में एयरटेल थैंक्स ऐप पर कंपनी के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे और बाद में देश भर में नेटवर्क के स्टोर्स के जरिए इन प्रोडक्ट्स की पेशकश भारतीय एयरटेल की ओर से की जाएगी। इस करार के चलते 20 जनवरी को बजाज फाइनेंस के शेयर में करीब 3.5% की मजबूती के साथ और भारतीय एयरटेल के शेयर में 1618 रुपए 10 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.25% की मजबूती के साथ 1640 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, ऑनलाइन गेमिंग फर्म नजारा टेक के लिए इस हफ्ते 26% का ओपन ऑफर लॉन्च किया गया। ये ओपन ऑफर एक्साना एस्टेट्स और उसके साथ साथ प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट की ओर से लॉन्च किया गया था। 990 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 26% हिस्सेदारी के लिए जो ओपन ऑफर है वो लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 2 करोड़ 41 लाख शेयरों की खरीद पर कुल 2,382 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। इस ओपन ऑफर के पूरा होने के बाद प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और मिथुन सचेती के पास इस कंपनी के जो प्रोमोटर के राइट्स हैं वो आते हुए दिखेंगे और 9% हिस्से के साथ जो इस कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर हैं वो भी प्रोमोटर ग्रुप में बने रहेंगे। ओपन ऑफर के बाद प्लूटस और एक्साना एस्टेट्स का हिस्सा जो कि मौजूदा 13.3% है वो बढ़कर 27.2% पर पहुंच जाएगा। 20 जनवरी को जब ये खबर आई तो नजारा टेक के शेयर ने 1,080 रुपए का इंटरडे हाई छुआ और करीब 5% की बढ़त के साथ 1,073 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सोमवार 20 जनवरी को स्वैन एनर्जी की सहयोगी कंपनी स्वैन डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज यानी SDHI की दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE पर दोबारा लिस्टिंग हुई यानी कि रीलिस्टिंग हुई। स्वैन डिफेंस वही कंपनी है जिसने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया था और इसकी लिस्टिंग अनुमान से कमजोर हुई है क्योंकि 36 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इस कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ, जबकि बाजार का अनुमान था कि 650 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। स्वैन डिफेंस की कमजोर लिस्टिंग के बाद स्वैन एनर्जी के शेयर में बिकवाली देखने को मिली और 20 जनवरी को स्वैन डिफेंस का शेयर तो 36 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 5% ऊपर अपर सर्किट पर 37 रुपये 78 पैसे पर जाकर बंद हुआ। वहीं स्वैन एनर्जी के शेयर में 7% की गिरावट के साथ 637 रुपये पर डे लो के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड किया गया है।
फिच ने इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL की रेटिंग को अपग्रेड करके B+ कर दिया है, जो कि पहले B- थी, और उसके साथ साथ जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा है। दरअसल कर्ज की रीफाइनेंसिंग से जुड़े जोखिम कम होने के चलते फिच की ओर से जो अपग्रेड है वो किया गया है। जब ये खबर आई तो 21 जनवरी को वेदांता के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 467 रुपये 80 पैसे का हाई लगाने के बाद 453 रुपये 90 पैसे पर 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, 21 जनवरी को इंडिया सीमेंट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से लॉन्च किया गया ओपन ऑफर खत्म हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट्स का ये ओपन ऑफर 8 जनवरी को खुला था, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। इनफैक्ट 390 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब 8 करोड़ शेयरों या 26% हिस्से का ये ओपन ऑफर था, जिसके खत्म होने के बाद शेयर में तेज बिकवाली देखने को मिली। 21 जनवरी को जब ये ओपन ऑफर खत्म हुआ तो इंडिया सीमेंट्स के शेयर में 375 रुपये पर कमजोर शुरुआत के बाद 8% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 348 रुपये 35 पैसे पर और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में करीब आधा % की बढ़त के साथ 10,668 रुपये 95 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, डेयरी कारोबार से जुड़ी कंपनी हडसन एग्रो ने एक अधिग्रहण का ऐलान किया है। मिल्क मंत्रा डेयरी नाम की कंपनी में 100% हिस्सा खरीद को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इस अधिग्रहण पर 233 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ओडिशा के ब्रांड का यह अधिग्रहण किया गया है और इस अधिग्रहण से पूर्वी भारत में खासकर ओडिशा में इस कंपनी की जो स्थिति है और मजबूत होती हुई दिखेगी। ओडिशा में मिल्क मंत्रा के मिल्की मूव ब्रांड का काफ़ी मजबूत मार्केट शेयर है। इस तरह से इस कंपनी की पकड़ और मजबूत होती हुई दिखेगी। 21 जनवरी को हडसन एग्रो के शेयर में 976 रुपये 45 पैसे तक उछलने के बाद करीब आधा % की कमजोरी के साथ 950 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, IGL के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट इस हफ्ते तय कर दी गई है। 21 जनवरी को बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट कंपनी की ओर से तय की गई है। बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी तय की गई है और 31 जनवरी को शेयर होल्डर्स में शामिल लोगों को बोनस शेयर जारी किए जाएंगे, यानी कि योग्य निवेशकों को शेयर मिलते हुए दिखेंगे और ये रेशो 1:1 यानी कि हर एक शेयर पर एक बोनस देने की जो बातचीत है वो कंपनी की ओर से की गई थी। 16 जनवरी को अब तक के पहले बोनस का कंपनी की ओर से ऐलान किया गया था और माना जा रहा है कि 3 फरवरी को योग्य निवेशकों को शेयरों का अलॉटमेंट भी किया जा सकता है। 21 जनवरी को IGL के शेयर में 407 रुपये 95 पैसे का हाई लगाने के बाद सारी बढ़त गंवाकर करीब 2.25% की गिरावट के साथ 395 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, अदानी एनर्जी को 25,000 करोड़ रुपए का पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। जी हां, REC की ओर से राजस्थान में अदानी एनर्जी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जो कि अदानी एनर्जी के हिसाब से देखें तो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि इस कंपनी की ओर से जीता गया है। 21 जनवरी को जब ये खबर आई ऑर्डर विन की तो अदानी एनर्जी के शेयर में कमजोर बाजार में भी केवल 1/4% की कमजोरी के साथ 814 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की NBFC कारोबार से जुड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल ने स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में एंट्री का ऐलान किया है। जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग के नाम से JV कंपनी बनाई गई है और फाइनेंशियल मार्केट्स में स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी ने बताया कि काफ़ी सारे अहम कदम उठाए गए हैं। सितंबर 2024 में ब्लैकरॉक के साथ मिलकर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई थी और म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए फाइनल मंजूरी की अर्जी भी कंपनी की ओर से दे दी गई है। आपको बता दें अक्टूबर 2024 में सेबी ने म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी दी थी। 21 जनवरी को जब यह खबर आई तो जियो फाइनेंशियल के शेयर में करीब 6.25% की गिरावट के साथ 259 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, 22 जनवरी को वारी एनर्जीज के शेयर में 12% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद शेयर में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है, क्योंकि 22 जनवरी को एंकर निवेशकों का 90 दिन का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। 1% हिस्सेदारी या 40 लाख शेयरों की ट्रेडिंग इस लॉक इन के खत्म होने के चलते शुरू होती हुई नजर आई और 22 नवंबर को इस कंपनी का आपको बता दें कि 30 दिन का जो एंकर लॉक इन पीरियड था वो खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अक्टूबर 2024 को ये जो शेयर्स हैं वो एंकर निवेशकों को जारी किए गए थे। 22 जनवरी जब ये लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो वारी एनर्जीज का शेयर 12% तक लुढ़कने के बाद करीब 9.5% की गिरावट लेकर 2,424 रुपये के भाव पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, 20 जनवरी को दावोस यानी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से JSW ग्रुप के चीफ सज्जन जिंदल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी ओर से 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार के साथ एक करार यानी कि MOU भी साइन कर लिया गया है। ये निवेश स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट,
बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ ईवी सेगमेंट पर किया जाएगा। इस ऐलान के बाद 22 जनवरी को ग्रुप की होल्डिंग कंपनी यानी कि जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स का शेयर करीब 4.5% गिरकर 17,800 रुपए पर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर करीब 1.5% गिरकर 549 रुपए 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ सरकारी कंपनी हुडको के बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए हैं। दरअसल इंड बैंक हाउसिंग से एग्जिट होने को लेकर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस कंपनी के पास इंड बैंक हाउसिंग का फिलहाल 25% हिस्सा है और FY25 के बोरिंग प्लान को भी कंपनी ने चेंज किया है, उसको 37.5% बढ़ाकर 55,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 22 जनवरी को हुडको के शेयर में 217 रुपए 16 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.25% की गिरावट के साथ 228 रुपए के स्तर पर हुई। अगली खबर, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी RCPL पैकेज फूड्स कंपनी SIL का अधिग्रहण करने जा रही है। ये कंपनी कुकिंग पेस्ट, जैम्स और सॉसेज जैसे पैकेज फूड्स बनाती है और इस अधिग्रहण से RCPL का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत होगा और दूसरा, इस कंपनी को HUL, क्रेमिका और टाटा जैसे मजबूत ब्रांड्स के साथ मुकाबला करने में मदद मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस कंपनी ने एक पोर्ट में भी इसके साथ साथ निवेश करने की घोषणा की है और इस प्रोजेक्ट में 2030 तक कामकाज शुरू होने की बातचीत की गई है, जिसमें इस कंपनी की ओर से 645 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा। 22 जनवरी को RIL के शेयर में 1268 रुपए 70 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.5% की बढ़त के साथ 1278 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा खबर यह भी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये कंपनी लगाने जा रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी। खबर ये थी कि जामनगर गुजरात में इस कंपनी की ओर से 3 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर लगाया जाएगा और देश में बढ़ती AI मांग का फायदा उठाने के लिए कंपनी की ओर से ये फैसला लिया गया है। फिलहाल देखें तो वर्जीनिया में माइक्रोसॉफ्ट के पास 600 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर के लिए इस कंपनी की ओर से एनवीडिया से चिप्स की खरीदारी की जाएगी। अक्टूबर 2024 में आपको बता दें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवीडिया के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप की थी। 24 जनवरी को RIL के शेयर में करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी HUL के बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ बोर्ड ने आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। इस कंपनी का आइसक्रीम कारोबार क्वालिटी वॉल्स इंडिया यानी KWIL के नाम से है और डीमर्जर के बाद KWIL की अलग से NSE और BSE पर लिस्टिंग भी करवाई जाएगी। शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले में KWIL का एक शेयर मिलेगा और आपको बता दें कि KWIL की पूरी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ही रहेगी। इसके अलावा खबर यह भी थी कि विश्वतेज ऑयल इंडस्ट्रीज का जो पाम कारोबार है उसको खरीदने के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अपराइजिंग साइंस का 90.5% हिस्सा 2,670 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई है और 2,955 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में ये जो हिस्सेदारी है वो खरीदी जाएगी। अपराइजिंग साइंस का बाकी बचा 9.5% हिस्सा अगले 2 साल में खरीदा जाएगा। 23 जनवरी को HUL के शेयर में 2,253 रुपए 85 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.1% की कमजोरी के साथ 2,325 रुपए 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, पारस डिफेंस देश का सबसे पहला ऑप्टिक्स पार्क डेवलप करने जा रही है। जी हां, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाया जाएगा, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार के साथ इस कंपनी ने MOU भी साइन कर लिया है। नवी मुंबई में ऑप्टिक्स पार्क बनाने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। 2028 में देश का पहला ऑप्टिक्स पार्क बनकर शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले 10 साल में इस पार्क के ऊपर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम निवेश करेगी। 23 जनवरी को जब ये खबर आई तो पारस डिफेंस के शेयर में 1129 रुपए का हाई लगाने के बाद 4.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1,080 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, 23 जनवरी को खबर थी कि स्ट्राइड्स फार्मा के CDMO कारोबार की लिस्टिंग को हरी झंडी मिल गई है। इस कंपनी की सहयोगी कंपनी वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा को लिस्टिंग की दोनों एक्सचेंजेस यानी NSE और BSE से मंजूरी मिल गई है और इसकी ट्रेडिंग की भी शुरुआत करने की मंजूरी मिल चुकी है। देश की पहली स्पेशलिटी फार्मा CDMO कंपनी है ये वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा और नवंबर में स्पेशलिटी फार्मा कारोबार के कंसोलिडेशन को NCLT से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद अब ये एक्सचेंजेस की ओर से भी मंजूरी आ चुकी है। 24 जनवरी को खबर आने के बाद स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर में अच्छे खासे गेंस के साथ 6,339 रुपये 95 पैसे तक उछलने के बाद करीब 8.5% की मजबूती के साथ 630 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर,
कोटक बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पर्सनल लोन बुक का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। जी हां, 3,330 करोड़ रुपए में दोनों बैंकों के बीच में यह सौदा हुआ था और अक्टूबर 2024 में इन दोनों बैंकों के बीच में डील की घोषणा भी की गई थी। डील को लेकर बैंक को सारी नियामक मंजूरियां मिल चुकी है, जिसके तहत अब ये कारोबार का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। ये खबर 23 जनवरी की शाम को आई थी और 24 जनवरी को जब कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर खुला तो उसमें 1901 रुपए का शुरुआती हाई लगाने के बाद अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ इंडस टावर्स ने घोषणा किया है कि कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रा में कदम रखने की तैयारी में है और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंट्री लेने की इस कंपनी की योजना है। इस योजना के तहत इस कंपनी ने गुरुग्राम और बेंगलुरु में पायलट बेसिस पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस लॉन्च भी कर दिए हैं। 24 जनवरी को नतीजों के बाद और इस खबर के बाद इंडस टावर्स के शेयर में 374 रुपये 20 पैसे का शुरुआती हाई लगाने के बाद करीब आधा % के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की, जो कि ग्रो से जुड़ी हुई है। जी हां, देश के सबसे बड़े रिटेल स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो ने आईपीओ लाने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। ग्रो को ऑपरेट करने वाली पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स ने 5 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को नियुक्त कर लिया है और अगले हफ्ते से आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अप्रैल-मई 2025 के दौरान कंपनी मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर देगी, जिसके जरिए $1 अरब से ज्यादा या करीब 8,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी, जो कि मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंत तक या वित्त वर्ष 2026 के अंदर कंपनी लिस्टिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। गौरतलब है कि आईपीओ लाने की प्रक्रिया उस समय शुरू की जा रही है जब इंडस्ट्री घटते वॉल्यूम की चुनौती से जूझ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे रिटेल ट्रेडर्स की ओर से क्यासबाजी पर विराम लगाने के लिए सेबी ने हाल में एफएनओ वॉल्यूम कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और ब्रोकरेज से जुड़े शेयरों की भारी पिटाई भी हुई है। अब देखना ही होगा कि क्या ग्रो की देखा देखी ज़ीरोधा भी अपना आईपीओ लेकर आएगी, जो कि इस सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और साथ ही ग्रो के वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठेंगे कि कंपनी $1 अरब जुटाने के लिए कितना हिस्सा बेचेगी और अपना वैल्यूएशन कैसे करती है। चलिए बात करते हैं आईपीओ बाजार की। इस हफ्ते 2 कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट में दस्तक दी। उसमें पहला नाम है लक्ष्मी डेंटल का, जिसकी लिस्टिंग 20 जनवरी को हुई और लक्ष्मी डेंटल की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली। आपको बता दें, इस कंपनी का शेयर एनएसई पर 542 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से करीब 27% के प्रीमियम पर है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 428 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस काफ़ी शानदार मिला था। ये आईपीओ 114 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 698 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है, जिसमें से कंपनी को 138 करोड़ रुपए मिले हैं और ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को 560 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 20 जनवरी को लक्ष्मी डेंटल के शेयर में 551 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 542 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 2.25% ऊपर है, पर 428 रुपए के इशू प्राइस से करीब 29% के प्रीमियम पर है। दूसरा नाम है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स की लिस्टिंग भी काफ़ी दमदार रही। दरअसल इस कंपनी का शेयर एनएसई पर 120 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से 33.3% के प्रीमियम पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 90 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ को भी दमदार रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 188 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू से कंपनी को करीब 161 करोड़ रुपए मिले हैं और इस आईपीओ में ओएफएस का पार्ट करीब 39 करोड़ रुपए का था। 23 जनवरी को स्टैलियन इंडिया के शेयर में 120 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 5% ऊपर अपर सर्किट पर 126 रुपए पर क्लोजिंग हुई, जो कि 90 रुपए के इशू प्राइस से 40% के प्रीमियम पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। यूनाइटेड ब्रेवरीज का तेलंगाना सरकार के साथ विवाद सुलझ गया है। दरअसल कंपनी ने तेलंगाना बेवरेजेस यानी TGBCL को बियर की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी है। इस कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार के साथ इस कंपनी की बातचीत कंस्ट्रक्टिव रही है और इस बातचीत के दौरान सरकार ने किस्तों में 12 से 13 महीनों में बकाया रकम चुकाने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार 30 से 40 दिन में कीमतें बढ़ाने पर भी फैसला लेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना में इस कंपनी के पास बियर मार्केट का 70 से 80% का मार्केट शेयर है। 20 जनवरी को यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर में 2075 रुपये का हाई छूने के बाद 5.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 2060 रुपये 60 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ।
अगली खबर, कल्याण ज्वेलर्स से जुड़े मामले में मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने इस हफ्ते सफाई जारी की है, जिससे कल्याण ज्वेलर्स में रिकवरी देखने को मिली। दरअसल मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने निवेश को लेकर अटकलों पर सफाई जारी की है। अटकलें ऐसी थी कि रिश्वत लेकर निवेश किया गया है, जिसको लेकर एएमसी ने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं और अपमानजनक है। इनफैक्ट इसको लेकर मैनेजमेंट ने भी पिछले हफ्ते हुई एनालिस्ट कॉल में इसका खंडन किया था। इन खबरों के चलते, इन सब अटकलों के चलते पिछले हफ्ते कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 16% और एक महीने में 30% गिर चुका था, जिसके बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली। 20 जनवरी को कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 549 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 6.25% की मजबूती के साथ 530 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, बीते वीकेंड पर खबर थी कि इंडसइंड बैंक के सीएफओ गोविंद जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 3.25 साल से वो बैंक के सीएफओ के पद पर शामिल थे। 21 जनवरी से डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने इस सीएफओ के पद का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया है, ऐसी खबरें भी थी। 20 जनवरी को जब बाजार खुला तो इंडसइंड बैंक के शेयर में 948 रुपये 10 पैसे का लो लगाने के बाद मामूली गिरावट के साथ 970 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, लोधा ट्रेडमार्क को लेकर दोनों भाइयों में विवाद और गहरा गया है और अब इस विवाद ने कानूनी रूप ले लिया है। दरअसल मैक्रोटेक डेवलपर्स के सीईओ अभिषेक लोधा ने हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा यानी HOABL के फाउंडर और अपने छोटे भाई अभिनंदन लोधा के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपए का ट्रेडमार्क मुकदमा ठोक दिया है। उन्होंने लोधा ट्रेडमार्क के एक्सक्लूसिव राइट्स की मांग के चलते ये मुकदमा किया है, जिसके तहत HOABL की ओर से लोधा या लोधा ग्रुप ब्रांड नेम के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। 27 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। 22 जनवरी को मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में 1,062 रुपये 25 पैसे तक फिसलने के बाद 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1,077 रुपये 50 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, पतंजलि फूड्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इस हफ्ते बड़ा झटका दिया है। FSSAI ने कंपनी को लाल मिर्च पाउडर का एक बैच वापस मंगवाने का निर्देश दिया है। मानकों पर खरा ना उतरने के चलते FSSAI ने यह निर्देश दिया है। असल में पैकेज्ड लाल मिर्च पाउडर के एक बैच ने फूड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया है, जिस वजह से अथॉरिटी की ओर से ये फैसला लिया गया है। 13 जनवरी को FSSAI ने इस निर्देश को जारी किया था। 24 जनवरी को जब ये खबर आई तो पतंजलि फूड्स के शेयर में हमने देखा अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, फिनटेक फर्म पेटीएम ईडी की जांच के शिकंजे में फंस गई है। दरअसल पेटीएम और रेजर पे समेत 8 पेमेंट गेटवेज जांच के घेरे में आ चुकी हैं। ये मामला 10 चीनी नागरिकों की ओर से किए गए क्रिप्टो घोटाले से जुड़ा है। HPZ टोकन ऐप के जरिए 20 राज्यों में 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा करने का इन 10 नागरिकों के ऊपर आरोप लगा है। जुटाई गई रकम पेमेंट गेटवेज की मदद से देश के बाहर भेजी गई है और इस फंड ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान ईडी की ओर से 500 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज की गई है। ईडी ने मामले को लेकर RBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU को भी अलर्ट कर दिया है। पेमेंट गेटवेज की ओर से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स यानी STR बनाने को लेकर जांच जारी है। दरअसल होता क्या है कि वित्तीय संस्थानों को नियमित अंतराल पर STR बनाकर RBI को जमा करनी होती है और इसी चीज़ को जमा ना करने को लेकर ही अब जांच चल रही है। 24 जनवरी को जब ये खबर आई तो पेटीएम के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में 773 रुपये 5 पैसे तक का गोता लगाया और अच्छी खासी गिरावट के साथ ही कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।